स्टूडेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या है, यह किन्हें प्रदान किया गया है। तो आप जानते हो कि फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार आप समझ लें कि मूल अधिकार को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो मूल अधिकार को हम परिभाषा क्या देंगे, मूल अधिकार वास्तव में होता क्या है? तो मूल अधिकार वह मानवाधिकार है जो संविधान में समाहित किया गया है। यानी मूल अधिकार के लिए यह आवश्यक है कि वह संविधान में समाहित हो, संविधान में प्रावधान किया गया हो, और यह एक प्राकृतिक अधिकार है। जैसा कि मानवाधिकार भी एक प्राकृतिक अधिकार है, उसे मनुष्य होने के नाते उसे प्रदान किया गया है, मनुष्य को प्रदान किया गया है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो वही मानवाधिकार में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जिसके बिना मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, मानव के अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती, उन अधिकारों को जब संविधान में हम समाविष्ट कर देते हैं तो वह मूल अधिकार हो जाते हैं। मूल अधिकार को परिभाषित करने का प्रयास विभिन्न न्यायाधीशों ने वादों की सहायता से, केस की सहायता से उसे परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा कि मूल अधिकार एक प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार है और अप्रतिदेय अधिकार है, इसका वेव नहीं कर सकता है मनुष्य, जो जिसको मूल अधिकार प्रदान किया गया है। उसी तरीके से मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में न्यायाधीश पीएन भगवती ने अब निर्धारित किया कि मूल अधिकार स्वतंत्रता के संघर्ष का परिणाम है और इस आशा और प्रत्याशा के साथ संविधान में समाहित किया गया है कि एक दिन भारत में स्वाधीनता का वृक्ष उगेगा और फलेगा। न्यायाधीश हेगड़े ने भी मूल अधिकार के उद्देश्य को अब निर्धारित करते हुए कहा कि मूल अधिकार इस उद्देश्य से संविधान में सम्मिलित किए गए हैं, इस आशा या प्रत्याशा के साथ सम्मिलित किए गए हैं कि वह विधि द्वारा स्थापित सरकार स्थापित करेगा, न कि किसी मनुष्य द्वारा संचालित सरकार की। तो मूल अधिकार को वे अधिकार कह सकते हैं जो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। मूल अधिकार के संबंध में हमारे संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि यह मूल अधिकार किसे प्रदान किया जाएगा, किसे प्रदान किया गया है? तो आप समझ लें कि वास्तव में मूल अधिकार सामान्य रूप से नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नागरिक कौन है? नागरिक किसे कहोगे? तो नागरिक वह व्यक्ति होगा जिसे सामाजिक अधिकार एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। जिसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है वही नागरिक है। अब सामाजिक अधिकार तो किसी विदेशी को भी प्राप्त होता है। अगर कोई विदेशी भारत में आता है तो उसे घूमने का या जो सामाजिक अधिकार है उसे उसको भी प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है। जो राजनीतिक अधिकार है वह केवल नागरिकों को प्रदान किया जाता है। राजनीतिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो राजनीतिक अधिकार में मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, पद पाने का अधिकार और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार,
यह जो अधिकार हैं वो राजनीतिक अधिकार हैं। यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आप कह सकते हो कि मूल अधिकार जिसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है वही नागरिक है और इन्हें ही मूल अधिकार प्रदान किया जाएगा। लेकिन कुछ संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं वह मूल संविधान में, जब मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संशोधन करके एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 में जोड़ा गया। अब मूल अधिकार जो पहले संपत्ति का अधिकार था अब एक संवैधानिक अधिकार हो गया है, मूल अधिकार नहीं है। तो वर्तमान समय में केवल 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो कहा समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में दिए गए हैं। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 29 से 30 तक में दिए गए हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। तो यह 6 मूल अधिकार हैं। इनमें से जो अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और कुछ अधिकार विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं। अभी हम देखेंगे कि वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो विदेशी को भी अधिकार प्रदान करते हैं। दूसरी चीज कि मूल अधिकार, आप ये समझें कि मूल अधिकार के माध्यम से राज्य के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है कि राज्य नागरिकों के इन मूल अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसको कम नहीं करेगा। एक तरह से राज्य के ऊपर अंकुश लगाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो राज्य के साथ साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल भी आपके इन मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसके ऊपर भी संवैधानिक उपचारों के तहत रीट जारी किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं। विदेशी को प्राप्त हैं अनुच्छेद 14, 15, 17, 23, 24। यह जो अनुच्छेद हैं वह विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। और इसके अलावा अन्य जो अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, प्राप्त हैं। इसमें अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद, इसके अलावा केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं 19। यह सब 25, 29, यह जो अधिकार हैं वह केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। विदेशियों को सिर्फ यही अधिकार हैं, इनको ही वह मूल अधिकार के तौर पे प्राप्ति हैं। अब प्रश्न है कि राज्य के विरुद्ध तो मूल अधिकार दिए ही गए हैं, नागरिकों के विरुद्ध कौन से अधिकार हैं? तो एक नागरिक के विरुद्ध अधिकार होंगे अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24। यह अगर कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का, अस्पृश्यता का, आपको किसी व्यापार या कारोबार में लगाता है, किसी 14 साल से कम के बच्चे को कारखाने में जहां हानिकारक या खतरनाक कार्य हो रहे हैं वहां उसको लगाता है, तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध रीट याचिका दायर की जा सकती है। तो यह जो मूल अधिकार हैं वह व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। अब
कोई व्यक्ति अगर या राज्य इन मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसके क्या उपचार होंगे? इसके लिए अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया है कि वह अनुच्छेद 13, 32 और 226 का सहारा ले सकता है और अपने अधिकारों का प्रवर्तन करा सकता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर राज्य इस मूल अधिकारों को कम करने या समाप्त करने के लिए कोई अधिनियम बनाता है या कोई ऐसा अधिनियम बनाया जो मूल अधिकारों को समाप्त करता है, तो वहां न्यायालय अपने जुडिशरी रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार का प्रयोग करके उस विधि को जहां तक मूल अधिकारों को असंगत करती है वहां तक शून्य कर सकता है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से संसद या राज्य विधानमंडल उस अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करता है। संवैधानिकता किस आधार पे? हमारे मौलिक अधिकार के आधार पे, भाग 3 के आधार पे। तो जुडिशियल रिव्यू क्या हुआ? किसी अधिनियम की संवैधानिकता का जांच करने का एक माध्यम। और यह जांच कैसे करेगा? अनुच्छेद 32 और 226 में। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट को पावर है। हाई कोर्ट 226 ब्रॉड है, मैं इस पे लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 32 और 226 में क्या डिफरेंस है आपको पता चलेगा। लेकिन अनुच्छेद 32 की सीमा सीमित है, यह केवल मौलिक अधिकारों की बात करता है और अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों का भी आपका हनन होगा तो आप हाई कोर्ट में रीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि जब आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो वे कौन कौन से माध्यम हैं जिससे आप अपने अधिकारों का प्रवर्तन करा लेंगे? तो अनुच्छेद 32 कहता है कि उसमें रीट 5 प्रकार से दिए गए हैं। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और परमादेश। यह 5 प्रकार से रीट हैं जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपने अधिकारों का प्रवर्तन कराता है। एक चीज और आप जान लें कि अनुच्छेद 32 के सब क्लास 3 यह कहता है कि अगर सामान्यतः हम यही जानते हैं कि अनुच्छेद 32 में रीट जारी करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर संसद ऐसा विधि बनाकर लोअर कोर्ट को भी प्राधिकृत कर दे कि वह भी रीट जारी कर सकता है तो वह भी ऐसा कर सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 32 का सब क्लास 3 कहता है। लोअर कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है। कब? जब संसद उसको प्राधिकृत करे, विधि बनाकर उसे प्राधिकृत करे, तो ऐसा वह रीट जारी कर सकता है। हम रीट पे भी एक अलग से चर्चा करेंगे आज के